सीन अचानक कई साल आगे जाता है। एक बड़ा बुजुर्ग और कहीं ज्यादा खतरनाक हुआंग अपने ऑफिस में बैठा है। उसका एक वफादार आदमी उससे पूछता है, बॉस, आप बुसान के सबसे ताकतवर इंसान हैं, फिर आप सब कुछ दांव पर लगाकर उस फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में वापस क्यों जाना चाहते हैं? जवाब देने के बजाय हुआंग शराब की एक भारी बोतल उठाता है और पीना शुरू कर देता है। उसे अपनी उस पुरानी हार का कड़वा स्वाद याद आता है जब बुसान का सबसे ताकतवर होने का टाइटल उसके किसी काम नहीं आया था। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी। वह कहता है, मेरा असली मकसद इस पूरे देश का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसका आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस, अगर आप हार गए तो आपकी जान चली जाएगी। इस पर हुआंग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आती है। वह कहता है, मौत भी इस चैलेंज के लिए एक छोटी कीमत है। उसे उस शख्स कांग का चेहरा याद आता है जिसने उसे पहली बार हराया था, जिसने उसे उसकी असली सीमा दिखा दी थी, और इसी याद ने उसके अंदर बदले और जीत की आग को फिर से भड़का दिया था। हुआंग के दिमाग में एक चेहरा घूम रहा था, वह चेहरा जिसने उसे पहली बार असली हार का स्वाद चखाया था। कांग, हम उस लड़ाई का आखिरी पल देखते हैं। खून से लथपथ हुआंग को देख कांग बोलता है, अपनी हालत तो देखो एक बार। फिर हुआंग शांत से पहले अपना नाम बताता है, फिर कांग का नाम पूछता है, और जीतने वाला कांग गर्व से अपना नाम बताता है। यह नाम सुनते ही हुआंग झुक के कांग से माफी मांगता है। एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। हम देखते हैं कि हुआंग ने हारने के बाद क्या महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके घमंड और लापरवाही ने ही उसे हराया था। उसने एक योद्धा के जज्बे की बेइज्जती की थी। वह मन ही मन कांग के सामने सिर झुकाता है और माफी मांगता है। वह एक और मौके की भीख मांगता है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें वह बिना किसी घमंड के अपनी पूरी सच्चाई और ताकत से लड़ेगा। उसकी इस सच्ची माफी को महसूस करके कांग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह उसकी माफी और चैलेंज दोनों को स्वीकार कर लेता है। सीन वर्तमान में वापस आता है, उस जंगल में जहां दोनों का आमना सामना हो रहा है। कांग अपनी मुट्ठी भींचता है। वह हुआंग की चुनौती का सम्मान करने के लिए तैयार था। एक जंगली मुस्कान के साथ वह चिल्लाता है, तो ठीक है, ले आओ अपनी पूरी ताकत, आओ लड़ते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में एक नौजवान हुआंग को देखते हैं। उसकी आंखों में वही आग थी। वह हमेशा से एक चैंपियन था, जूडो और कोरियन रेसलिंग का उस्ताद। उसका शरीर ही ग्रैपलिंग्स के लिए बना था। जंगल में छिपे हुए शैडो स्पेक्टर भी यह लड़ाई देख रहे थे। उनके लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि हुआंग हार सकता है, लेकिन वह कांग की ताकत भी देख चुके थे। और फिर वह पल आ जाता है। जंगल के बीच दोनों योद्धा अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। हवा एकदम शांत हो जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों योद्धा, कांग और हुआंग, एक दूसरे पर तूफान की तरह बरस रहे थे। कांग ने एक जोरदार मुक्का सीधा हुआंग के जबड़े पर मारा। इस हमले में इतनी ताकत थी कि हुआंग के पैर लड़खड़ा गए, पर वह गिरा नहीं। हार न मानते हुए हुआंग ने भी अपनी पूरी ताकत से एक काउंटर पंच मारा। फिर कांग ने हुआंग के पेट में एक पंच मारा। इसके बाद दोनों ने अपने पैर जमीन में गाड़ लिए जैसे दो पहाड़, और एक दूसरे पर बिना रुके हमले करने लगे। तभी हुआंग ने एक ब्रूटल एल्बो स्ट्राइक मारा। यह हमला इतना जबरदस्त था कि कांग हवा में पीछे की तरफ उड़ गया। उसके पैर जमीन से उठ गए। उसके पूरे शरीर में एक झटका सा लगा और वह जमीन पर गिरने ही वाला था। लेकिन यहां लड़ाई का पासा पलट गया। कांग गिरते गिरते भी उसने मौके का फायदा उठाया और हुआंग को जकड़ लिया। लेकिन हुआंग ने फिर अपना हाथ ऊपर उठाया और कांग को फेंक दिया और एक लात उसके चेहरे में जोर से मारी। कांग हवा में उड़ता हुआ सीधा दूर पैरों से जा टकराया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर हुआंग उसके अंदर की असली ताकत जाग चुकी थी। आसमान में उसके एक विशाल जंगली बुल स्पिरिट दिखाई दी। चांदनी रात में लड़ाई अपने अंजाम पर पहुंच चुकी थी। जमीन पर परे दुश्मन के ऊपर हुआंग एक आखिरी ब्रूटल हमला करने के लिए तैयार था। उसने अपनी लात हवा में ऐसे उठाई जैसे आसमान से कोई हथौड़ा गिरने वाला हो। आसमान का चांद इस खूनी मंजर का शांत गवाह था। एक पल में हुआंग ने अपनी पूरी ताकत से अपनी एड़ी नीचे मारी और जमीन पर सिर्फ खून का एक छींटा पड़ा। कांग के लिए फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स मजेदार था। कांग अपने मन में सोचता है, इतने सारे डिसअपॉइंटिंग फाइटर्स से लड़ने के बाद आज पहली बार उसे इस मैदान में एक असली योद्धा मिला है। यह सोच आते ही उसके शरीर में एड्रेनालाइन दौड़ जाता है। उसका चेहरा एकदम शैतानी हो जाता है, जैसे उसे लड़ाई का परम सुख मिल गया हो। और इसी जोश में वह अपनी सबसे खतरनाक एक्स किक मारता है और फिर एक पंच। यहां पर कहानी एक परफेक्ट जीत की परिभाषा बताती है। एक परफेक्ट जीत वह है जो हारने वाले के मन में कोई काश या अगर मगर न छोड़े, उसे सिर्फ अपनी हार का पूरा एहसास हो।
फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कांग की जीत ऐसी ही परफेक्ट थी। उसने ताकत, स्पीड और स्ट्रेटजी का ऐसा इस्तेमाल किया था कि हुआंग के पास कोई मौका ही नहीं बचा। उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि उन दोनों की काबिलियत में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन पर गिरा हुआ हुआंग कांग को एक ऐसे पहाड़ की तरह देखता है जिसे पार करना नामुमकिन है। वह हिलने की कोशिश करता है, लेकिन कांग का बैलेंस इतना परफेक्ट था कि उसे कोई हिला नहीं सकता था। कांग ने सिर्फ उसके कॉलर को एक हाथ से पकड़ा हुआ था, लेकिन उसी एक पकड़ में उसकी पूरी ताकत और कंट्रोल दिख रहा था। और अगले ही पल उसने हुआंग जैसे ग्रैपलिंग मास्टर को बिना किसी मेहनत के हवा में उछाल कर फेंक दिया। कहानी इस बात पर खत्म होती है कि एक असली विजेता ऐसे ही लड़ता है। वह हारने वाले के दिमाग में कोई शक या अफसोस नहीं छोड़ता। और हम देखते हैं कि कैसे हुआंग का शरीर जमीन पर पटका जाता है। यह एक ऐसी जीत का नतीजा था जिसमें कोई गलती नहीं थी, सिर्फ जबरदस्त ताकत थी। कांग अपने हारे हुए दुश्मन पर खरा दिखता है, एक परफेक्ट जीत की जीती जागती मिसाल। अंत में कांग कहता है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा हुआंग, उम्मीद है हम वापस मिलेंगे। हम एक बोर्ड देखते हैं जिस पर इस फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में हिस्सा लेने वाले सारे खतरनाक चेहरों की तस्वीरें लगी हैं। एक एक करके उन चेहरों पर लाल एक्सिस का निशान लगाया जा रहा है। एक खून से सनी हुई तलवार एक और तस्वीर पर निशान लगाती है, मतलब एक और योद्धा मारा जा चुका है। इसके बाद हम उस शिकारी को देखते हैं। उसने टैक्टिकल गियर पहने हुए हैं और वह बेहद प्रोफेशनल लग रहा है। वह भी इस फेस्टिवल का ही एक हिस्सा है, लेकिन उसका लड़ने का अंदाज अलग है। और फिर एक बड़ा राज खुलता है। यह शिकारी कोई आम गुंडा नहीं, यह है स्पेशल पुलिस फोर्स का टीम लीडर ली, जिसका कोड नेम अल्फा है। वह और उसकी टीम इस मौत के खेल में क्रिमिनल्स को ही शिकार करने के लिए उतरे हैं। अब सीन वापस जंगल में जाता है, जहां हुआंग बुरी तरह से हार कर जमीन पर पड़ा है। सूट पहने दो लोग उसके पास खड़े हैं और हैरान हैं। उनमें से एक अपने कमांड सेंटर को रिपोर्ट कर रहा होता है। बैकडू क्लैन का बॉस, हुआंग हार गया है। लेकिन अचानक रिपोर्ट करने वाला आदमी बीच में ही चुप हो जाता है। उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं, क्योंकि जो नामुमकिन था वह हो रहा था। जमीन पर पड़ा हुआंग हिल रहा था। जमीन पर पड़ा हुआंग हारा नहीं था, उसके अंदर की आग अभी भी जल रही थी। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं, जिनमें हार का दुख नहीं बल्कि लड़ने का जानवरों जैसा जुनून था। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि देखने वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान इतना दर्द सहकर जिंदा कैसे बच सकता है। तभी एक दहाड़ के साथ हुआंग उठ खड़ा होता है और चिल्लाता है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वह हार मानने से साफ इनकार कर देता है। उसका जख्मी शरीर उसकी जबरदस्त विल पावर का सबूत था। यह देखकर कि हुआंग अभी भी लड़ सकता है, शैडो स्पेक्टर वापस चला जाता है। इतने में लड़ाई के स्ट्रेस से हुआंग अंदर का खून उबल पड़ता है और वह जमीन पर खून की उल्टी कर देता है। लेकिन इस दर्द में भी वह कांग से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ताकतवर हूं? कहानी फिर से ली और उसकी अल्फा टीम पर आती है। वह एक मैप पर अपनी लोकेशन चेक करते हैं। ली अपने रेडियो पर कांटेक्ट करता है और एक एरियल यूनिट कोड नेम पेरेग्राइन फॉल्कन को बुलाता है। आसमान से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वह उनके ठीक ऊपर आकर एक बड़ा सा सप्लाई बॉक्स नीचे गिराता है, जो एक पैराशूट की मदद से आराम से जमीन पर उतर रहा होता है। रात के अंधेरे में स्पेशल पुलिस फोर्स का लीडर ली एक मैप पर अपनी टीम को उनके अगले कदम के बारे में समझा रहा है। उसने अपने दो सबसे तेज लोगों को आसमान से गिरने वाले सप्लाई बॉक्स को सुरक्षित करने के लिए भेजा। बाकी टीम को उसने आसपास के इलाके में फैलकर नजर रखने का आदेश दिया। उसका ऑर्डर साफ था, चुपचाप काम करना है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो दुश्मन को खत्म करने से भी मत हिचकिचाना। उसका चेहरा एकदम सख्त था। वह इस पहाड़ से हर एक क्रिमिनल का सफाया करने के इरादे से आया था। अचानक इस शांति को तोड़ते हुए एक जोरदार धमाका होता है, जैसे किसी ने एक बड़े से पैर को अपनी पूरी ताकत से मारा हो। जमीन पर पानी का एक छोटा सा तालाब बन जाता है और फिर हम देखते हैं कांग को। वह राहत की सांस लेता है। ऐसा लगता है कि लड़ाई के बीच में उसे बाथरूम जाना था और वह बस थोड़ा सा लेट हो गया। वह बड़बड़ाता है कि इस जंगल में ढंग की कोई जगह भी नहीं है। वह आराम से एक सिगरेट जलाता है, इस बात से अनजान कि खतरा उसके बिल्कुल पीछे है। वह सोच ही रहा होता है कि ऐसी कमजोर हालत में उस पर हमला हो सकता है, और जैसे उसने सोचा था वही हुआ। अंधेरे से एक मास्क पहने हुए कातिल निकलता है और एक ठंडा तेज चाकू उसकी गर्दन पर रख देता है। सीन एकदम से एक ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। एक मिलिट्री ऑफिसर अपने सीनियर डायरेक्टर गैब को एक टॉप सीक्रेट फोर्स के बारे में बता रहा है। इस टीम का नाम है टीम आउल। कैप्टन ग्योम बताता है कि टीम आउल एक ऐसी खास यूनिट है जिसे इस फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स में क्रिमिनल्स का शिकार करने में महारत हासिल है। यह सुनकर डायरेक्टर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। वह जानता है कि यह ऑपरेशन सीधे सीधे उसके सीनियर ऑफिसर के आदेशों के खिलाफ है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए वह इस खतरे को उठाने के लिए तैयार है।
कैप्टन ग्योम पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि टीम ऑल इज मौत के खेल में उतर रही है। उसका वादा है कि वह एक एक क्रिमिनल को चुन चुनकर खत्म कर देंगे और फिर हम टीम ऑल को एक्शन में देखते हैं। अंधेरे में एक फ्लैश बैंग ग्रेनेड फेंका जाता है। अगले ही पल एक अंधा कर देने वाला धमाका होता है। वहां मौजूद कुछ अनजान फाइटर्स इस अचानक हमले से हवा में उड़ जाते हैं। एक फाइटर दर्द में अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। गुस्से में एक दूसरा फाइटर अपनी तलवार निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, टीम ऑल का एक मेंबर बिजली की तेजी से उस पर हमला करके उसे मार गिराता है। ये कोई आम सोल्जर नहीं थे। टीम ऑल एक 5 लोगों की एलीट टीम थी, जिन्हें बेहद कठिन ट्रेनिंग से चुनकर तैयार किया गया था और अब वह इस जंगल में शिकार पर निकल पड़े थे। टीम ऑल का शिकार शुरू हो चुका था। अंधेरे जंगल में यह एलीट स्पेशल फोर्स के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था। उनके हमले एक तूफान की तरह थे, तेज, सटीक और जानलेवा। एक एक करके फेस्टिवल ऑन ऑफ वॉरियर्स के बड़े बड़े गुंडे उनके आगे धूल चाट रहे थे। टीम ऑल की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उनका हर मेंबर अकेले ही एक पूरे क्रिमिनल गैंग के बॉस के बराबर था और इन सबके बीच था उनका लीडर ली, जिसका कोडनेम था अल्फा। वह एक लिविंग लेजेंड था। लेकिन इस जंगल में सिर्फ एक शिकारी नहीं था। अंधेरे से अचानक एक नया चैलेंजर सामने आया। यह एक पुराना अनुभवी तलवारबाज था जिसका नाम था चुल। उसके चेहरे पर निशान और आंखों में सालों का तजुर्बा था। दोनों की आंखें मिली। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब इस जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। एक तरफ था स्पेशल फोर्सेस का सबसे खतरनाक सोल्जर और दूसरी तरफ एक पुराना कातिल तलवारबाज। चुल हमला करने के लिए तैयार हुआ। उसकी तलवार चांदनी में चमक रही थी, लेकिन इससे पहले कि तलवारबाज कुछ समझ पाता, ली उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। अगले ही पल जब चुल ने आंखें खोली तो ली उसके पीछे खड़ा था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। ली की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे इंसानी आंखों से देखना नामुमकिन था। एक ही पल में उसने तलवारबाज को काट दिया था। इसी बीच फेस्टिवल के हाईटेक कमांड सेंटर में भगदड़ मच गई। अचानक उनकी सारी स्क्रीन काली पड़ गईं। उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया। एक ऑपरेटर घबराकर चिल्लाया कि उनके इलाके में एक अनजान हेलीकॉप्टर घुस आया है। यह सुनकर फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी डेस्क पर दे मारी। उसके लिए यह सीधा सीधा जंग का ऐलान था। उसने एक नया ऑर्डर जारी किया, उस पुलिस फोर्स के हर एक आदमी को खत्म कर दो। लेकिन तभी एक विशाल पहाड़ जैसा आदमी अपनी कुर्सी से उठा। उसका चेहरा अंधेरे में था, पर उसकी एक आंख खतरनाक तरह से चमक रही थी। उसने ऑर्गेनाइजर के ऑर्डर को रद्द कर दिया और ठंडी आवाज में कहा, मैं इन घुसपैठियों से खुद निपट लूंगा। सीन वापस जंगल में आता है। ली की टीम को उनके हथियार मिल चुके थे। उनका हेलीकॉप्टर पेरेग्रिन फैल्कन मिशन पूरा करके वापस उड़ रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन तभी जो नामुमकिन था वह हुआ। अचानक जमीन से एक विशाल जंजीर रॉकेट की तरह निकली और सीधा हेलीकॉप्टर से जा टकराई। एक ही झटके में उस जंजीर ने पूरे हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे खींचना शुरू कर दिया और इस जंजीर को पकड़ने वाला वही पहाड़ जैसा आदमी था। उसका नाम था इल्सुंग। हेलीकॉप्टर का पायलट अचानक घबराहट में चीख पड़ा। उसे एहसास हो चुका था कि वह एक अनजाने जाल में फंस चुका है। नीचे इल्सुंग ने अपनी पूरी ताकत से उस जंजीर को खींचा। एक आखिरी जानवरों जैसी दहाड़ के साथ उसने पूरे हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे जमीन पर खींच लिया। जमीन पर खड़े टीम आउल के लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका खौफ अब हैरानी में बदल चुका था। उनकी सारी एरियल सपोर्ट एक ही झटके में खत्म हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकराया और तभी उस जलते हुए मलबे के बीच से वह विशाल राक्षस जैसा इंसान इल्सुंग बाहर निकला। वह शांति से नीचे पड़े हुए पुलिस को घूर रहा था। इल्सुंग ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई जो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी, लेकिन फिर उसने वह किया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। एक झटके में उसने उस पूरे टूटे हुए हेलीकॉप्टर को अपने कंधों पर उठा लिया और नीचे पटक दिया। उसके लिए वह एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं था। इल्सुंग ने आसमान की तरफ देखकर एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। टीम आउल के एलीट सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा था, उनकी आंखें भी यह देखकर फटी की फटी रह गईं। जमीन कांपने लगी। एक टीम आउल का मेंबर खौफ में देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि यह टूटा हुआ हेलीकॉप्टर अब उसकी तरफ ही आ रहा है। हेलीकॉप्टर के अंदर बेचारा पायलट अभी भी फंसा हुआ था। इल्सुंग चिल्लाया, हमारे इस पवित्र खेल में दखल देने की हिम्मत करने वाले हर एक को मैं मिटा दूंगा। यह कोई मामूली गुंडा नहीं था। यह चेयरमैन जिन के 4 सबसे खास लोगों में से एक था। बिना एक पल भी सोचे सभी पुलिस ने फायर स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि गोलियां इल्सुंग को छूती, उसने अपनी मुट्ठी को जमीन पर दे मारा।
एक जोरदार धमाका हुआ और धूल मिट्टी का एक बड़ा सा पर्दा बन गया जिसने उसे गोलियों से बचा लिया। लेकिन टीम आउल के सोल्जर रुके नहीं। वह उस धूल के पर्दे के अंदर भी लगातार गोलियां बरसाते रहे, इस उम्मीद में कि उनकी एक गोली उस राक्षस को रोक देगी। लेकिन जब धूल छोंटती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। धूल के उस पार से एक जंजीर बिजली की तेजी से निकलती है और एक सोल्जर को पकड़कर हवा में खींच लेती है। बाकी बेचारे सोल्जर की आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं। इल्सुंग की जंजीर उसकी गर्दन में इतनी बुरी तरह से लिपट जाती है कि उसकी सांस बंद हो जाती है। और फिर वह राक्षस इल्सुंग उस परे हुए सोल्जर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वह उसे अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। एक और सोल्जर जिसका कोड नेम डेल्टा था, यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसका दिल दहल जाता है। अपनी लाल चमकती हुई आंखों से इल्सुंग उस इंसानी ढाल को हवा में घुमाता है और पूरी ताकत से नीचे खड़े डेल्टा पर दे मारता है। एक जोरदार धमाका होता है। डेल्टा पर उसके अपने ही साथी की लाश एक हथौड़े की तरह गिरती है। बाकी बचे हुए सोल्जर्स ये देखकर समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मन की ताकत को बहुत कम समझा था। उनके पास अब कोई मौका नहीं था। एक और सोल्जर को इल्सुंग की चेन का चोट लगता है। उसकी आंखें आखिरी पल में दर्द और हैरानी से फट जाती हैं और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है। एक छिपा हुआ सोल्जर जिसका कोड नेम गामा था अपने टीम लीडर ली को रेडियो पर कांटेक्ट करता है। वह रिपोर्ट करता है डेल्टा मारा गया, इप्सिलॉन बुरी तरह से जख्मी है। यह सुनते ही ली का चेहरा पत्थर जैसा हो जाता है। एक पल में उसने फैसला बदल देता है। अब मिशन क्रिमिनल्स को मारना नहीं है, अब मिशन अपने जख्मी साथी को बचाना है। गामा उससे डरते हुए पूछता है, सर, लेकिन वह उन 4 सबसे खतरनाक लोगों में से एक है, क्या हम उससे जीत पाएंगे? इस सवाल पर ली की आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। वह ठंडी आवाज में कहता है, मैं इस राक्षस से खुद निपट लूंगा। बिना एक और शब्द कहे ली एक तूफान की तरह आगे बढ़ता है। वह बिजली की तेजी से सीधा अपने शिकार इल्सुंग की तरफ लपकता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। लेकिन अचानक वह बीच में ही रुक जाता है। उसे अपने एक और साथी के चीखने की आवाज आती है जिसे अनजान दुश्मनों ने घेर लिया था। जख्मी सोल्जर इप्सिलन नीचे गिरा हुआ था। जंगल में कुछ गुंडे अपने शिकार जख्मी इप्सिलॉन को घूर रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा कि उसने टीम आउल के एक जरूरी मेंबर को हरा दिया है, लेकिन उसका घमंड एक पल में टूट गया। अचानक अंधेरे से ली एक साये की तरह निकला और उन गुंडों को अपनी जानलेवा पकड़ में जकड़ लिया। गुंडे के साथी बस खौफ से देखते रह गए कि उनका लीडर पलक झपकते ही कैसे हार गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, ली एक तूफान बन गया। उसने अपनी टीम के हर दुश्मन को एक एक करके काट डाला। एक पल में पूरी दुश्मन टीम मारी जा चुकी थी और ली लाशों के ढेर पर अकेला खड़ा था। सभी गुंडे मर चुके थे, लेकिन जीत की कोई खुशी नहीं थी। जमीन पर पड़ा जख्मी इप्सिलॉन अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और अपने लीडर को आखिरी बार पुकारा, और फिर उसकी हिम्मत टूट गई। ली तुरंत अपने दोस्त के पास घुटनों पर बैठ गया। अब उसका मिशन बदल चुका था। दुश्मनों को मारना नहीं, अपने साथी को बचाना जरूरी था। इप्सिलॉन जानता था कि उसका अंत करीब है। उसने अपने खून से सने हाथ से अपनी बंदूक छोड़ दी। अपनी आखिरी सांस की ताकत से उसने अपने लीडर से विनती की, सर, मिशन को सबसे ऊपर रखना। यह सुनकर ली की आंखें नम हो गईं। उसने अपने दोस्त को शांति से देखा और उसके बलिदान को सलाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने वादा किया कि वह इस मिशन को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। तभी उसका असली दुश्मन सामने आ गया। ये कांग था। वह उन पुलिस के मेंबर को कॉलर से पकड़े हुए था। कांग टीम आउल पर चोरी छिपे हमला करने का इल्जाम लगाया। उसका पकड़ा हुआ आदमी अपने बॉस से माफी मांगने की कोशिश करता है और फिर बेहोश हो जाता है। ली की खामोशी देखकर कांग का धीरज टूट गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बेहोश आदमी को जमीन पर पटक दिया। उसने आखिरी चेतावनी दी, यहां से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। पर तब ली ने अपनी खामोशी तोड़ी। उसने एक ठंडी सख्त आवाज में कहा, स्टॉप। और उस एक शब्द के साथ उसके अंदर का सारा दर्द और गुस्सा फट पड़ा। उसका चेहरा जबरदस्त गुस्से से भर गया। जरूर, यह इस कहानी का सबसे जबरदस्त फाइनल शोडाउन है। एक पल, सिर्फ एक पल की खामोशी थी, और फिर बिना एक भी शब्द कहे ली एक तूफान की तरह अपने दुश्मन पर टूट पड़ा। उसके दोस्त की मौत ने उसके अंदर के सारे बंधन तोड़ दिए थे। उसका दुश्मन कांग इस अचानक हमले से एकदम चौंक गया। उसे गुस्सा इस बात पर था कि ली ने उसके यहां से चले जाओ वाले ऑफर को ठुकरा दिया था। ली ने हवा में एक प्रोजेक्टाइल फेंका। कांग तेजी से हवा में घूमा और उस प्रोजेक्टाइल से बच गया। उसे लगा कि लड़ाई अभी शुरू ही हुई है, लेकिन उसकी आंखें खौफ से तब फैल गईं जब उसने पलटकर देखा
ली गायब था। उसे समझने में देर हो गई कि वह फेंका हुआ प्रोजेक्टाइल सिर्फ एक धोखा था, एक चाल थी। असली खतरा तो उसके ठीक पीछे खड़ा था। अंधेरे से ली एक बंदूक के साथ सामने आया, जिसका निशाना सीधा कांग पर था। यह देखकर कांग के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि ली का इरादा हमेशा से ही उसे मारने का था। कांग कहता है कि तुम एक रियल वॉरियर नहीं हो। इससे पहले कि ली गोली चलाता, कांग ने बिजली से भी तेज रफ्तार से एक काउंटर अटैक किया। उसने एक ऐसी जोरदार लात मारी, वही अगला पल ली ने कांग के हाथ पे नाइफ स्टैब कर दिया। ली और कांग आमने सामने थे। ली ने बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चलाता, कांग ने जोरदार लात मारी। फिर ली कहता है, क्रिमिनल, आज रात तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। इतना कहते हुए वह बंदूक कांग के सर पर रख देता है, जिस पर कांग गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? कांग बेहद चालाक था। उसने हवा में ही एक ऐसी कलाबाजी मारी कि वह गोली से बाल बाल बच गया। जमीन पर गिरते ही उसने अपने जख्मी हाथ से जमीन को पकड़ा ताकि वह संभल सके। गोली बेकार चली गई। ली अब भी जमीन पर था। उसकी बंदूक का निशाना अभी भी दुश्मन पर था। उसने अपनी मैगजीन देखी। अब उसके पास सिर्फ 4 गोलियां बची थीं। उसने मन ही मन फैसला किया, ये आखिरी गोलियां इस छोटे मोटे गुंडे के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे खेल के असली इल्संग के लिए हैं। तभी जंगल से अचानक एक मरा हुआ इंसान सामने आ गया। ली को लगा यह कांग है, लेकिन यह वही मरा हुआ तलवारबाज था जिसे ली ने ही मार दिया था। यह एक चाल थी। फिर कांग ये कहते हुए कि अपना यह सुंदर चेहरा मॉडलिंग में लगाओ, ली पर एक जोरदार मुक्का लॉन्च करता है और पंच पड़ते ही ली का चेहरा पूरा बिगड़ जाता है। सीन अचानक बदल जाता है। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने पिता के फ्यूनरल पर खड़ा है। यह बच्चा ली था। लोग उसके पीछे बातें कर रहे थे। पता चलता है कि उसके पिता एक पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें ड्यूटी पर एक गुंडे ने मार दिया था। उसके पिता की मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने रखी थी। यही वह पल था, यही वह दिन था जब उस छोटे बच्चे ने आगे का रास्ता चुना। उसके आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा बदले की आग थी। उसने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।